नमस्कार साथियों, विश्व भूगोल के एशिया महाद्वीप की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पिछली की कक्षाओं में हमने विश्व के 6 महाद्वीपों के बारे में अध्ययन कर लिया था तथा परीक्षा संबंधी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको संकलित करते हुए हमने इन महाद्वीपों का अध्ययन किया है। आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे और एशिया महाद्वीप को जानने से पहले आपको एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए और यह 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है जिसको हम देखने जा रहे हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप और साथ में अगर जनसंख्या की भी बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पे हम भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं और साथ में भौगोलिक जो विभाजन किया गया है एशिया महाद्वीप का वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका उत्तरी एशिया हो गया, इधर आपका पश्चिमी एशिया हो गया और साथ में इधर जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और साथ में किर्गिस्तान और कुछ भाग चीन का, ये आपका मध्य एशिया बनाते हैं। मध्य एशिया जिसको सेंट्रल एशिया बोला जाता है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक, तुर्की जैसे देश और साथ में इजराइल वगैरह, ये सब मिलकर कौन से भाग का निर्माण करते हैं एशिया के? तो ये पश्चिम एशिया का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल और भूटान यहाँ पे और साथ में बांग्लादेश और नीचे आप आएंगे तो श्रीलंका और साथ में मालदीव्स। तो ये देश दक्षिण एशिया के भाग हैं। और अगर बात की जाए पूर्वी एशिया का तो पूर्वी एशिया में चीन का एक बड़ा भूभाग आता है। और चीन के अलावा बात की जाए तो उत्तर कोरिया, फिर उसके नीचे दक्षिण कोरिया और साथ में जापान। तो ये आपके पूर्वी एशिया के भाग हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहाँ आपका दक्षिण है और इधर आपका पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दक्षिण पूर्व बोला जाता है। तो यहाँ पे एशिया का जो यह भाग जो दक्षिण और पूर्व एशिया के बीच में स्थित है, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया के बीच में स्थित है, उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। और यहाँ पे आप इसका विस्तार देख सकते हैं। तो म्यांमार से स्टार्ट होता है तो इंडिया तक इंडिया का जो बॉर्डर है म्यांमार तक, वहाँ तक दक्षिण एशिया लिया जाता है। और उसके बाद फिर म्यांमार से अराकान योमा पर्वत से फिर जब हम पूरब की तरफ आते हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ आते हैं तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इसके अलावा मलेशिया और ये आपका पूरा इंडोनेशिया और साथ में फिलीपींस भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मलेशिया। तो ये जो देश हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एशिया का जो भौगोलिक विभाजन है वो समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यह आप सभी को पता भी है। और इसके अलावा एशिया महाद्वीप को आपका अवस्थिति ध्यान रखना कि ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर क्षेत्र को और भूमध्य रेखा के दक्षिण क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एशिया की सीमाएं पश्चिम में यूरोप से मिलती हैं। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा है जब हम यूरोप पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने काकेशस पर्वत श्रृंखला और साथ में यूराल पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना था। और जो यूराल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और काकेशस पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये एशिया और यूरोप को आपस में विभाजित करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमने जो भी डायग्राम समझा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर का भाग होता है वो आपका उत्तरी एशिया हो जाएगा, मध्य का जो भाग हो मध्य एशिया, पश्चिम वाला भाग पश्चिम एशिया, पूर्व वाला भाग पूर्वी एशिया और साथ में इधर दक्षिण एशिया और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको हमने अभी ऊपर समझ लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम एशिया पे आते हैं। और पश्चिम एशिया में आपको ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण देश है तो वो है सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, तुर्की जिसको तुर्की भी अब बोला जाता है, इसका नया नाम है, साथ में अजरबैजान, इराक और ईरान। अब नाम देख लेते हैं, यहाँ पे स्थान देख लेते हैं। तो ये आपका सऊदी अरब है, ये आपका यमन है, ये ओमान है और साथ में ऊपर आएंगे तो ईरान मिलेगा और यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा बहरीन है यहाँ पे और इराक है, सीरिया है, इसके अलावा इजराइल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जॉर्डन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तुर्की है
और साथ में यहाँ पे अजरबैजान है। तो ये महत्वपूर्ण देश हैं जो पश्चिम एशिया का निर्माण करते हैं। और पश्चिम एशिया को आपको ध्यान रखना है, पश्चिम एशिया को अगर यूरोप या अमेरिका की दृष्टि से बोला जाए तो इसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। यानी जब यूरोप और अमेरिका वाले जब इस क्षेत्र को देखते हैं तो इसको मिडिल ईस्ट कह के पुकारते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट लगभग एक ही है, तो आपको यह ध्यान रखना है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाल सागर के पश्चिम में जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिम एशिया, पूर्व में जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिम एशिया है। और यहाँ पे आपने जो है महत्वपूर्ण देश देख लिए हैं। अब आगे आते हैं कि पश्चिम एशिया के देश जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं, तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, SILT, S फॉर सीरिया, I फॉर इजराइल, L फॉर लेबनान, T फॉर तुर्की। तो यहाँ पे हम देखते हैं भूमध्य सागर के बारे में। तो ये आप देख पा रहे हैं भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के साथ में देख पा रहे हैं आप तुर्की है, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सीरिया है, इसके अलावा इजराइल है, और साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेबनान है। तो ये जो देश है महत्वपूर्ण है पश्चिम एशिया के देश जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम एशिया की पर्वत श्रेणियों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आपका अगर हम सऊदी अरेबिया में आएंगे तो सऊदी अरब में आसिर पर्वत श्रेणी है। तो आपको ध्यान रखना है आसिर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है। इसके अलावा जाग्रोस पर्वत आपको ध्यान रखना ईरान में है, और इसके अलावा एलबुर्ज पर्वत भी आपका ईरान में है। और एलबुर्ज पर्वत में ही पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, और साथ में जो है पूरे एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी स्थित है, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप पॉन्टीन पर्वत देख पा रहे हैं। तो जो पॉन्टीन पर्वत है ये तुर्की क्षेत्र में स्थित है। तो आपको ये पर्वत ध्यान रखने हैं, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आते हैं, तो आसिर पर्वत श्रेणी हमने देखा सऊदी अरब में स्थित है, जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है, एलबुर्ज पर्वत ये उत्तरी ईरान में स्थित है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि एलबुर्ज पर्वत श्रेणी में माउंट दमावंद या माउंट देमोवंद जिसको बोलते हैं, तो दमावंद चोटी है, ये ईरान में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 5604 मीटर है, और यह पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसलिए परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसका लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एलबुर्ज पर्वत है, और साउथ में देमोवंद पॉइंट, तो माउंट दमावंद 5604 मीटर एलबुर्ज पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये ईरान में स्थित है, और यह पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा चोटी और साथ में एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपको यह ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। अब इसके बाद पॉन्टीन पर्वत आते हैं, तो ये तुर्की में स्थित है, और यहाँ पे माउंट अरारात है, और यह तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। तुर्की का जो नया नाम है वो तुर्कीये है। तो आपको परीक्षा दृष्टि से भी ध्यान रखना कि किस देश का नाम तुर्की कर दिया गया, तो तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया। और यहाँ माउंट अरारात तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंट अरारात यहाँ पे स्थित है, 5165 मीटर। फिर आगे आते हैं, मृत सागर के बारे में जानते हैं, और मृत सागर को जानने से पहले इसका हम लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मृत सागर, और मृत सागर के एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ जॉर्डन है। तो आपको ध्यान रखना कि इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच में स्थित है मृत सागर, और यहाँ जो है एशिया का सबसे निचले पॉइंट पे भी है, तो सबसे निचला बिंदु भी है, और सबसे पूरे विश्व का सबसे निचली झील भी है। निचली झील का मतलब जो सबसे नीचे स्थित है, अगर समुद्र तल से जो है नीचे जाएंगे तो उसमें जो सबसे नीचे स्थित है। मृत सागर के बारे में जानते हैं, तो इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्व की सबसे निचली झील है, यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे स्थित निचली झील है, और यह विश्व की सबसे गहरी अति लवणीय जिसको हाइपर सलाइन भी बोलते हैं, तो ये इसमें जो नमकीन का या नमक का जो स्तर वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इस झील का घनत्व भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आप वस्तुएं या मानव यहाँ पे जो है डूबते नहीं हो, आराम से इसमें तैर सकते हैं, और आप भी वहाँ जाके मृत सागर में या डेड सी में आराम से जो है एंजॉय करते हुए तैर सकते हैं, और साथ में किताबें भी पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पश्चिम एशिया के मरुस्थल, तो रूबल अल खली ये आपका सऊदी अरब में स्थित है, साथ में दस्ते काबिर एवं दस्ते लूट आपका ईरान में स्थित है। तो इसका लोकेशन हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूबल खली जो कि सऊदी अरेबिया में स्थित है, और साथ में दस्ते लूट और दस्ते काबिर ये ईरान में स्थित है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम एशिया के मरुस्थल हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं पश्चिम एशिया की नदियों पर।
तो पश्चिम एशिया की सबसे ऐतिहासिक एवं सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं आपका तिग्रिस एवं फुरात, जिसको इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेट्स भी बोलते हैं, टिग्रिस एंड और यूफ्रेट्स, और इसको हिंदी में भी टिग्रिस और यूफ्रेट्स बोला जाता है। तो आप जो है नाम को लेकर कन्फ्यूज ना हो, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और आपको ध्यान रखना कि ये दोनों नदियां मिलकर मेसोपोटामिया का मैदान का निर्माण करती हैं। तो और इन्हीं दोनों नदियों पर ऐतिहासिक मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों पे स्थित थी। और इसके अलावा जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी है, तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए जीवन रेखा का काम करती थी जो है प्राचीन काल में, और इन्हीं दोनों नदियों ने मिलाकर मेसोपोटामिया का मैदान का निर्माण किया है। और इसमें जो टिग्रिस नदी है, टिग्रिस नदी को दजला नदी भी कहते हैं, और इसका जो उद्गम स्थल वो हजार झील है। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना कि जो टिग्रिस नदी है, दजला नदी है, कुराना नामक स्थान पे जो है ये फुरात नदी से मिल जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इसके अलावा फुरात नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल है टॉरस पर्वत या टॉरस पर्वत, ये जो है तुर्की में स्थित है। और इसके अलावा जो फुरात नदी है जिसको कुराना या सतल अरब में जो है तो दजला नदी इसमें आके मिल जाती है, और उसके बाद फिर फारस की खाड़ी में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फुरात नदी वो कहाँ गिरती है, फारस की खाड़ी में। आइए यहाँ पे स्थान देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है यूफ्रेट्स नदी के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे आपको टिग्रिस नदी के बारे में दिखाया गया है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फिर यहाँ पे आपका फारस की खाड़ी है जहाँ पे यूफ्रेट्स नदी जाके गिरती है। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य एशिया पे आते हैं। और मध्य एशिया के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण देश हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण देश हैं वो आपके सामने हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साथ में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और आप नीचे आएंगे तो अफ़गानिस्तान का जो ऊपरी वाला भाग है ये आपका मध्य एशिया में आता है, जबकि दक्षिणी भाग जो इसका दक्षिणी भाग है वह दक्षिण एशिया में आता है। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नाम है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो ये जो नाम है आपको ध्यान रखना कि वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं, स्थानीय जनजातियाँ हैं, उनके नाम पे ये नाम रखे गए हैं। और एक समय था जब ये सभी देश जो मध्य एशिया के जो यहाँ पे 5 देशों की बात हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, तो जो 5 देश थे ये यूएसएसआर का पार्ट थे, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, तो सोवियत संघ का पार्ट थे ये 5 देश, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये सब देश जो है पार्ट थे सोवियत संघ का, जिसके बारे में हम विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है तो यहाँ पे आपके 6 देशों को ध्यान रखना मध्य एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है ये 6 देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कैस्पियन सागर के बारे में आपको ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी झील है और इतनी बड़ी है कि इसको सागर का दर्जा दिया गया, सागर का नाम दिया गया है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि कैस्पियन सागर ये असलियत में एक झील है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसके अलावा अराल सागर है, तो अराल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, और ये 1990 से अगर तुलना किया जाए तो यह अपने जो इसका कुल आकार था उसका 10% ही बचा है। और यहाँ पे जो मरुभूमि सिंचाई योजनाएं चलाई गई थी अमू दरिया और सिर दरिया नदियों पर, जिसके वजह से जो है इन दोनों नदियों का स्थान बदल गया, और इसके वजह से जो ये क्षेत्र था अराल सागर का वो धीरे धीरे सूखता चला गया। तो आपको ध्यान रखना कि अमू दरिया और सिर दरिया नदी ये जाके गिरती थी किसमें, अराल सागर में। तो इसलिए अराल सागर का अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन जब मरुभूमि सिंचाई योजना आ गई तो इससे जो है अमू दरिया और सिर दरिया नदियों को जो है विमार्गित कर दिया गया, इनका स्थान बदल गया, जो बहती थी अराल सागर की तरफ उनका स्थान बदल दिया गया। इस वजह से अराल सागर धीरे धीरे सूख गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये मानव जनित गतिविधियों के कारण सिकुड़ गया है, 10% ही बचा है अपने स्थान का। और यहाँ पे आइए देखते हैं अराल सागर, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अराल सागर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैस्पियन सागर। देख रहे हैं आप कैस्पियन सागर कितना बड़ा है, इसलिए ये झील है लेकिन इसको कैस्पियन सागर का नाम देते हैं। फिर आगे आते हैं, बाल्कस झील है, तो बाल्कस झील जो है
आपको ध्यान रखना कजाकिस्तान में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। तो आपको ध्यान रखना है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अभी हम देखेंगे लेक बैकाल, बैकाल झील जो रूस में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है अगर बैकाल झील के बाद बात की जाए, और ये आपको ध्यान रखना है। और आइए लोकेशन देख लेते हैं बालकस झील का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ कजाकिस्तान और साथ में यहाँ बालकस झील है। तो बालकस झील जो है कजाकिस्तान का पार्ट है और इसके अलावा आप यहाँ पे अराल सागर है और इधर आपका कैस्पियन सागर है। तो आपसे जो है पश्चिम से पूर्व भी आपको पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व में अरेंज करिए, तो कैस्पियन सागर पहले आएगा, फिर अराल सागर आएगा, फिर बालकस झील आएगा। इसके अलावा यहाँ पे सिर दरिया नदी दिखाया गया है और इसके अलावा एक अमू दरिया नदी भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। तो ये दोनों नदियाँ अराल सागर में जाती थी, लेकिन चूंकि जो योजनाएं चलाई गई उसकी वजह से इनका स्थान बदल गया और फिर अराल सागर सूख गया। अब आगे आते हैं उत्तरी एशिया में, और उत्तरी एशिया में जो हमें पढ़ना है वो रूस के बारे में पढ़ना है। रूस, यहाँ पे रूस का साइबेरियन क्षेत्र भी आता है, तो साइबेरियन रूस भी इसमें आता है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे स्थित है, तो ये रूस में स्थित है, इससे पहले भी हमने देख लिया है। और ये यूरोपियन रूस और साथ में एशियन रूस के बारे में, एशिया में जो पार्ट है रूस का उससे अलग करते हैं। यहाँ पे यूराल पर्वत देख रहे हैं और यूराल पर्वत के पूर्व में यहाँ पे यूरोपियन रूस है, यानी रूस का वह भाग जो यूरोप में स्थित है। और यूराल पर्वत के जो है पूर्व में अगर बात किया जाए तो यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया का भाग है, रसिया का, रूस का जो वह भाग जो एशिया में है, और इधर पश्चिम में कौन सा है, तो रूस का वह भाग जो यूरोप में स्थित है वो यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग भी करता है, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ में नीचे काकेशस पर्वत भी है, तो काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना स्टेपीज घास का मैदान है। तो स्टेपीज घास जो है ये यूरेशिया या रूस में पाए जाने वाला समशीतोष्ण घास का मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं बैकाल झील पे। तो बैकाल झील रूस में स्थित है, या विश्व की सबसे प्राचीनतम है, या विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं सबसे गहरी झील है। तो आपसे प्रश्न पूछे सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील हो जाएगा। और या विश्व की आयतन के अनुसार, अगर वॉल्यूम की बात की जाए, आयतन की बात की जाए, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व की आयतन के अनुसार सब जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके अलावा विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी झील है वो है तंगानिका झील। तो तंगानिका झील जो है ये महान अफ्रीकी झीलों में से एक है। जब हमने ग्रेट रिफ्ट वैली पढ़ा था अफ्रीका में, तो वहाँ पे देखा था कई सारी झीलों के बारे में, और उसमें जो है सबसे लंबी झील थी तंगानिका, जो पूरे विश्व की सबसे लंबी झील है। और दूसरी सबसे लंबी झील है बैकाल। आइए बैकाल का स्थान देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बैकाल की लंबाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और बैकाल झील जो है काफ़ी लंबी है और ये विश्व की सबसे लंबी झील में से एक है, दूसरे स्थान पर है। और इसके अलावा अगर आयतन की बात की जाए तो आयतन के हिसाब से या गहराई के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। फिर आगे बढ़ते हैं लीना नदी। तो लीना नदी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है कि रूस की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4294 किलोमीटर है, और इसके अलावा यह आर्कटिक महासागर में गिरती है, तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा आमूर नदी है, तो यह नदी रूस तथा चीन के बीच सीमा बनाती है। तो प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि रूस तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आमूर नदी है। आइए इन दो नदियों का लोकेशन देख लेते हैं। इसके अलावा कमचटका प्रायद्वीप भी है, तो कमचटका प्रायद्वीप के बारे में भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लीना नदी और ये आपका आर्कटिक महासागर। तो आप देख पा रहे हैं कि लीना नदी जो है रूस की सबसे लंबी नदी है। तो रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी, और यह आर्कटिक महासागर में गिरती है। यहाँ पे आपको लीना का मुहाना भी है, तो लीना नदी का जो मुहाना है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये निकल रही है आपकी आमूर नदी, और यहाँ पे आमूर नदी है और ये टाटरी की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ पे गिरती है, टाटरी की खाड़ी में। और जैसे बंगाल की खाड़ी है वैसे ही टाटरी की खाड़ी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना आमूर नदी यहाँ पे गिरती है। और आमूर नदी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इधर चाइना है और इधर रूस है। तो चाइना और रसिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है। तो आपको ध्यान रखना आमूर नदी रूस तथा चीन के बीच में सीमा बनाती है, भौगोलिक सीमा बनाती है। साथ में जो लीना नदी है वो सबसे लंबी नदी है रूस की।
और इसके अलावा कमचटका प्रायद्वीप के बारे में आपको ध्यान रखना है कि रूस के साइबेरियन क्षेत्र के सुदूर पूर्व में स्थित है, यानी जो रूस का साइबेरियन क्षेत्र है उसके सुदूर पूर्व का मतलब है एकदम ही पूर्व में, सबसे पूर्व जितना जा सकते हैं उतना पूर्व में। और यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का भाग है। तो प्रशांत रिंग ऑफ फायर जो है वो आपका पूरा ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है और ये टेक्टोनिक रूप से अगर बात किया जाए तो टेक्टोनिकली सबसे एक्टिव क्षेत्र है, टेक्टोनिकली सबसे एक्टिव क्षेत्र है। इस वजह से जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर है जिसके बारे में भूगोल की कक्षाओं में आगे जानेंगे, तो वो जो पूरा क्षेत्र है, तो प्रशांत रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में जितने भी ज्वालामुखी, विश्व के सबसे जो जबरदस्त, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी प्रशांत रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ही स्थित है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और ये जो है आपका कमचटका प्रायद्वीपीय एक हिसाब से ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कमचटका प्रायद्वीप, ये सबसे पूर्व में स्थित है, रूस के सबसे पूर्व में स्थित है। ये आपका साइबेरियन रूस हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, तो ये साइबेरियन रूस हो गया और साइबेरियन रूस के एकदम पूर्व में स्थित है कमचटका प्रायद्वीप। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पूर्वी एशिया के बारे में। और पूर्वी एशिया में जो प्रमुख देश है, तो चीन को हमने देखा था, इसके अलावा चीन के ऊपर मंगोलिया है, फिर जो है उत्तर कोरिया है तट पे, और साथ में दक्षिण कोरिया है, और अगर बात किया जाए तो ताइवान भी है और साथ में जापान भी है। पहले हम देश देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चीन हो गया, चीन सबसे महत्वपूर्ण देश है पूर्वी एशिया का, इसके ऊपर मंगोलिया हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर कोरिया हो गया और यहाँ आपका दक्षिण कोरिया हो गया। साथ में अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये ताइवान हो गया और यहाँ पे आपका जापान हो गया, जो कि जापान भी बहुत महत्वपूर्ण देश है पूर्वी एशिया का, और आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तकला मकान मरुस्थल। तो तकला मकान मरुस्थल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है और यह पश्चिमी चीन में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा गोबी मरुस्थल है, तो चीन और मंगोलिया दोनों देश में स्थित है। तो प्रश्न पूछता है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो चीन और मंगोलिया में। और इसके अलावा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसके बारे में हम भारत की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे, तो यह भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसके अलावा कैलाश पर्वत श्रेणी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, महादेव का हर जो है भगवान शिव का या हमारे महादेव जी का जो है ये जन्म कह सकते हैं कि यहाँ पे निवास करते हैं, इनका निवास स्थल है कैलाश, और वो जो है देखा जाए तो भौगोलिक रूप से चीन का भाग है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं तकला मकान मरुस्थल और गोबी मरुस्थल को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तकला मकान मरुस्थल है, ये जो है पश्चिम चीन में स्थित है, और साथ में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है जो कि यहाँ पे मंगोलिया है और साथ में नीचे चीन है, तो मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है गोबी मरुस्थल। तो आपको ध्यान रखना गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है और तकला मकान मरुस्थल केवल चीन में स्थित है, तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, चीन का विशाल मैदान बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका निर्माण जो है हुआंगहो नदी, तो हुआंगहो नदी है और साथ में यांगत्सी नदी है, इन दोनों नदियों के द्वारा निर्माण किया गया चीन के विशाल मैदान का। ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ते हैं, भारत के केस में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जिसके बारे में आगे की कक्षाओं में जानेंगे। और ये 3 नदियों के नदी तंत्र द्वारा बनाया गया है जो भारत के विशाल मैदान है। तो जो चीन का जो विशाल मैदान है यह 2 नदियों के तंत्र द्वारा बनाया गया, और 2 नदियाँ कौन सी हैं, हुआंगहो नदी, तो हुआंगहो नदी और साथ में यांगत्सी नदी। आइए इसके बारे में देखते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि जो यांगत्सी नदी है यहाँ से निकलती है, तिब्बत के भाग से निकलती है, और यह जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, साथ में चाइना की सबसे लंबी नदी है, और साथ में एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, और इसकी जो लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है यांगत्सी नदी चीन की पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है और साथ में विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे हुआंगहो, तो यहाँ पे आप हुआंगहो नदी का देख सकते हैं, तो हुआंगहो नदी है यहाँ पे, और इसके जो बीच का क्षेत्र है, इसके जो बीच का क्षेत्र यही है ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना यही है। बाकी आइए जो है यहाँ पे भौगोलिक मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे चीन का विशाल मैदान है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हुआंगहो नदी है और साथ में इधर यांगत्सी नदी है, और ये जो बीच का क्षेत्र ये आपका चीन का विशाल मैदान है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो हुआंगहो है वो कहाँ जाके गिरती है,
तो बोहाई की खाड़ी है। और इसके अलावा जो यांगसी नदी आप देख पा रहे हैं पूर्वी चीन सागर में गिरती है, तो आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, यांगसी नदी गिरती है जाके पूर्वी चीन सागर में। और इसके अलावा जो हुआंगो नदी है, वो बोहाई की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ चाइना कहा जाता है। और किसी नदी को अगर जो है शोक का दर्जा दिया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वह नदी जो है अपना जो बहने का जो जगह है, स्थान, वो हर साल बदल रही है। उसका जो, जिसको रिवर कोर्स बोलते हैं, तो रिवर कोर्स ये अक्सर बदलता रहता है नदियों का, जिसकी वजह से बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ जाता है आसपास के क्षेत्रों में। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्याएं भी होती हैं। तो हुआंगो नदी जो है चीन का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार में देखेंगे तो कोसी नदी है, और इसके अलावा दामोदर नदी भी था पहले। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो हुआंगो नदी को चीन का शोक बोला जाता है और यह बोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यांगसी नदी की, तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और हमने देखा था कि जो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा यांगजी नदी, ये आपका विश्व की तीसरी लंबी नदी है। और यांगजी हमने देखा पूर्व चीन सागर में गिरती है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हुआंगो नदी जो है ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 5400 किलोमीटर है और या इसको पीली नदी भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि पीली नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 38 समानांतर रेखा या 38th पैरेलल लाइन, तो यह क्या है, तो यह एक अक्षांश है, 38 डिग्री अक्षांश है। और 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। तो आपको मैं जो है फिगर में, डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और ये 40 डिग्री अक्षांश है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 38 डिग्री अक्षांश है। और 38 डिग्री अक्षांश जो है ये उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को अलग करता है, इसकी सीमा को, दोनों की सीमा को अलग करता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जापान के बारे में जानते हैं। तो जापान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जापान एक द्वीपीय देश है और ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। और इस वजह से यहाँ पे जो है कई सारे ज्वालामुखी हैं जो कि एक्टिव भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप जानते हैं कि भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और जापान के जो द्वीप हैं, आपको ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ परीक्षा में पूछा गया है। तो होकाइडो द्वीप, फिर होन्शु द्वीप, फिर शिकोकू द्वीप, फिर क्यूशू द्वीप। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। होकाइडो द्वीप सबसे उत्तर में स्थित है जापान के, और होन्शु द्वीप है फिर शिकोकू द्वीप है, और सबसे दक्षिण में क्यूशू द्वीप है। इसके अलावा बात की जाए तो माउंट फ्यूजी है। तो माउंट फ्यूजी है जापान की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको यह ध्यान रखना। इसके अलावा कांटो मैदान जो है, कांटो घास के मैदान है और ये मध्य होन्शु में स्थित है। यह जापान का सबसे बड़ा मैदान है, परीक्षा में पूछा गया है। तो कांटो प्लेन्स या कांटो मैदान जापान में स्थित है। आइए देख लेते हैं जापान के बारे में। ये होकाइडो द्वीप है, फिर होन्शु द्वीप है, फिर शिकोकू द्वीप है, ये क्यूशू द्वीप है, और मध्य होन्शु में ही जो है कांटो प्लेन्स स्थित हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप फ्यूजी पॉइंट, माउंट फ्यूजी, ये आपका जापान की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया पे। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य भूमि है दक्षिण पूर्व एशिया की, जो मेन लैंड है, तो मेन लैंड का मतलब होता है जो लैंड लॉक क्षेत्र है, या एक हिसाब से कह सकते हैं जो, और ये द्वीपीय देश से अलग होता है। तो जो द्वीप होते हैं, आपको पता है कि द्वीप होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो 3 या उससे कम क्षेत्र से जो क्षेत्र घिरा होता है उसको मुख्य भूमि कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे मुख्य भूमि है दक्षिण पूर्व एशिया की, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत की जो सीमा लगती म्यांमार से, अराकान यूमा से, वहाँ से हम लेते हैं म्यांमार। म्यांमार के बाद आएंगे तो थाईलैंड पड़ेगा। थाईलैंड के बगल में लाओस है, लाओस के नीचे कंबोडिया है, कंबोडिया, और लाओस के जो है बाद जो है वियतनाम देश आएगा। और थाईलैंड के नीचे आएंगे तो हम प्रायद्वीपीय मलेशिया मिलेगा। और इसके अलावा बात की जाए समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया, तो जो द्वीपीय देश हैं उनको समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के अंतर्गत जो है हजारों द्वीप हैं जिसके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। सिंगापुर है, ब्रुनेई है, पूर्व मलेशिया है यानी मलेशिया का पूर्वी भाग, और इसके ऊपर देखेंगे तो फिलीपींस देश है, और साथ में सबसे दक्षिण जो है पूर्व में स्थित है तिमोर लेस्ते। तो आपको यह ध्यान रखना है। यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं देशों की। और
यहाँ पे आप इंडोनेशिया देख रहे हैं और इंडोनेशिया जो है सुमात्रा इसके प्रमुख हैं, सुमात्रा, जावा, ये प्रमुख द्वीप हैं जो इंडोनेशिया क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ पे आप लोम्बोक भी देख पा रहे हैं, लोम्बोक, जावा, सुमात्रा, ये सब जो है। और इसके अलावा सुलावेसी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये इंडोनेशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो तिमोर लेस्ते देश आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिलीपींस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रुनई है, यहाँ हम देख रहे हैं आप मलेशिया है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका, तो ये द्वीपीय पार्ट, द्वीपीय देश हैं, तो इस वजह से इनको समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया बोला जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो ये वाला आपका क्षेत्र देख पा रहे हैं आप, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तो ये आपका मुख्य भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य भूमि वाले देश हैं। और आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे द्वीप स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये समुद्री भाग हैं, तो इसलिए इनको इस तरीके से अलग किया गया है। अब आगे आते हैं इंडोनेशिया पे, और इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है और यहाँ पे 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं। तो आपको ध्यान रखना है 17,000 से 18,000 के बीच में यहाँ पे द्वीप हैं, तो आप समझ सकते हैं। और ये सबसे अधिक द्वीपों वाला विश्व में देश है। और यहाँ यह जो है 5 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। तो 5 मुख्य द्वीप कौन से? सुमात्रा, जावा, कालीमंटन है, सुलावेसी है, लोम्बोक है। आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सुमात्रा है, ये जावा है, और यहाँ पे जकार्ता देख पा रहे हैं, जो कि इंडोनेशिया, पूरे इंडोनेशिया जो द्वीप है, सारे द्वीप हैं उनका मिला के जो एक राष्ट्र बनता है। तो इंडोनेशिया देश की राजधानी है जकार्ता। यहाँ आप सुमात्रा द्वीप देख रहे हैं, यहाँ जावा देख रहे हैं, यहाँ बाली देख रहे हैं, लोम्बोक देख रहे हैं, यहाँ पे सुलावेसी देख रहे हैं, और साथ में जो ये क्षेत्र इसको बोलते हैं कालीमंटन। तो आपको ध्यान रखना ये कालीमंटन क्षेत्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे अगर द्वीपीय देश की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। और इसके अलावा जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश आएगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो वो ग्रीनलैंड द्वीप है, जो कि डेनमार्क का भाग है। इसके अलावा इंडोनेशिया के ज्वालामुखी पर्वत आपको ध्यान रखने हैं। माउंट क्राकातोआ सबसे फेमस ज्वालामुखी पर्वत है, और इसी में जो है अनक क्राकातोआ का भी निर्माण हुआ है। और ये सुंडा जल डमरूमध्य क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है। अभी हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसके अलावा माउंट टेम्बोरा है, माउंट मेरापी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है इस क्षेत्र का, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात किया जाए तो ये जो आपका क्षेत्र सुंडा जल संधि है, और यहाँ पे छोटा सा मतलब यहाँ पे एक आइलैंड है, और उसी आइलैंड पे स्थित है माउंट क्राकातोआ। तो आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ये जो क्षेत्र है आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो आप देख पा रहे क्राकातोआ, माउंट टेम्बोरा, माउंट मेरापी, ये सब जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत रिंग ऑफ फायर के भाग हैं। तो प्रशांत रिंग ऑफ फायर के भाग हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे जो है कई सारे जो है सैकड़ों वॉल्केनोज पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो 130 सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे स्थित है, तो जो सक्रिय ज्वालामुखी वो 130 है। और इसके अलावा दक्षिण एशिया में आते हैं, तो दक्षिण एशिया में हमने देखा था कि जो प्रमुख देश है वो हमारा भारत है, फिर हमारा पड़ोसी नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव, ये देश दक्षिण एशिया भाग में आते हैं। और इसके अलावा बात की जाए कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता भी है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। और इसके अलावा अगर बात की जाए दक्षिण एशिया जो है मुख्यतः भारतीय प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है उसी को दक्षिण एशिया माना जाता है मुख्यतः। इसके अलावा जो द्वीपीय देश हैं जैसे कि श्रीलंका है, और श्रीलंका के नीचे जो मालदीव है, तो वो भी जो है दक्षिण एशिया का भाग है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पाक जल संधि के बारे में, हम भारत की कक्षाओं में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। तो अरब सागर को या बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है पाक जल संधि। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि मालदीव और इंडोनेशिया 2 देश हैं एशिया में जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर से पास होते हैं। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जो है या विषुवत रेखा से कौन से देश पास होते हैं एशिया में? तो मालदीव और इंडोनेशिया। और यहाँ पे हम फिगर देखते हैं, तो डायग्राम में देखते हैं, तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका भाग, तो यहाँ अफगानिस्तान का जो दक्षिणी भाग है, साथ में पाकिस्तान,
भारत, नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, तो ये सब दक्षिण एशिया के भाग हैं। फिर नीचे आएंगे तो श्रीलंका, और उसके भी नीचे आएंगे तो मालदीव्स। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और मालदीव का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे आइलैंड हैं, और उन्हीं में से एक आइलैंड है जिसके ऊपर से जो है 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो साथियों, आज की कक्षा जो है आपकी एशिया महाद्वीप की ख़त्म होती है, और साथ में अब इसके बाद जो है आपकी भारत के मानचित्र से संबंधित कक्षाएं आएंगी, जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। और साथियों, यह जो भारत की भौगोलिक स्थिति और साथ में भारत का जो हम यहाँ पे जो है पॉलिटिकल मैप को कंसीडर करेंगे, राजनीतिक मानचित्र को कंसीडर करेंगे, साथ में फिजिकल जो भौगोलिक मानचित्र दोनों कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा भारत में पाए जाने वाले जो पहाड़ हैं जो वर्ल्ड फेमस है, तो हम हिमालय के बारे में जानेंगे, पश्चिमी घाट जो कि वर्ल्ड फेमस है, पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो और अन्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे कि अरावली है जो कि दुनिया का कहें तो या विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है, तो प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है अरावली, तो इन सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारत का जो नदी तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में आपका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो आपके पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं तो उनके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा भौगोलिक रूप से परीक्षा दृष्टि में आपके जितने भी जो है संबंधित तथ्य पूछे गए हैं उनको सम्मिलित करते हुए आपको कक्षाएँ दी जाएंगी। और मैं आप सभी लोगों से, जिन भी साथियों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप वहाँ पे जो है 6 महाद्वीप के बारे में वहाँ पे अच्छे से समझाया गया, और परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको सम्मिलित करते हुए आपको जो है बहुत ही अच्छी और सरल शब्दों में जो है समझाते हुए आपको कक्षाएँ दी गई हैं। तो आप लोग उन सभी जो कक्षाएँ हैं, इससे पहले की 6 कक्षाएँ हैं, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, साथ में सबसे पहली जो कक्षा थी अक्षांश और देशांतर की, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आज हमने कर लिया है। तो आपको जो है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में हमने एक ही क्लास में कर लिया था। तो आपको जो है इस क्लास को 2-3 बार कर लेना है। साथ में अगर किसी भी साथी को दिक्कत हो रही हो तो वो एटलस मैप का यूज़ कर सकते हैं, एटलस या मैप का यूज़ कर सकते हैं। क्लास करते समय एटलस मैप को आप अपने सामने रखेंगे तो आपको जो है समझने में आसानी रहेगी, और आप वहाँ पर सीधे सीधे मार्क कर सकते हैं जो आपको परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथियों, आपका जो विश्व मैपिंग है, तो जो विश्व भूगोल है आपका भौगोलिक रूप से, तो विश्व भूगोल का जो आपका पार्ट है ये ख़त्म होता है, आपकी सीरीज़ ख़त्म होती है, और 7 कक्षाओं में ये समाप्त हुआ है। और इसके बाद हम जो है भारत के बारे में जानेंगे, और भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, भारत के पहाड़ से लेकर, भारत के हिमालय से लेकर, पश्चिमी घाट से लेकर, और साथ में भारत की नदियों से लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, भारत की झीलों से लेकर, भारत के रामसर स्थलों से लेकर जो भी प्रश्न पूछे गए उनको सम्मिलित करते हुए आगे की कक्षाएं आपके लिए आएंगी। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ में ये जो प्रश्न हैं आपके हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी ट्री परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं तो वो भी इन वीडियोस को अच्छे से देख लें। आपसे बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ में यूपी पीसीएस प्री के जो अभ्यर्थी हैं तो वो भी जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।